अमेरिका घात लगाए बैठा है। अमेरिका इसे इंडिया की नजर से कम, ब्रिक्स की नजर से, ब्रिक्स की फॉर्म में ज्यादा देखता वो जानते हैं दूसरी कंट्रीज वाले, जहां भी आप किसी मुल्क के भी साथ जाते हैं, ये जो इंटेलिजेंट एजेंसी होती है ना हमारे मुल्क के अलावा, ये तो हमारे हमको उठाने का काम करती है। इसके अलावा जो भी एजेंसीज होती हैं ना, वो उस मुल्क के वजीर आजम को उनको बैकग्राउंड चेक करती है कि इसका पैसा किधर पड़ा हुआ है, इसका इंटरेस्ट किधर है, अपनी कंट्री के साथ इसका इंटरेस्ट है कि नहीं है। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें की हैं ब्रिक्स में शामिल होने के लिए। कई एक बार कहा कि वो ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं, और ये भी फिर नजर आने लग पड़ा कि हो सकता है कि वो ब्रिक्स में शामिल हो जाए। और आपको पता है इंडिया और रशिया ओरिजिनल मेंबर्स हैं ब्रिक्स के। ठीक है जी। अब मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन इस चीज़ पे परेशान होंगे, वेस्ट ये परेशान होगा, हम पुतिन को सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, दुनिया को कह रहे हैं इससे कारोबार नहीं करना, सारी दुनिया जो है कोई रशिया को मिस नहीं करना चाहती। ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जफ्फी डाल दी है, फिर जफ्फी पाती है ना। और वो जो है वो ज़ाहिर बात है सारी की सारी जफ्फी जो है वो उसकी टेंशन हो रही है हर दुनिया के हर कैपिटल में कि नरेंद्र मोदी जो है हमारा यार है लेकिन जफ्फियां पुटन नु पांदा है। वेस्ट को ऐसे देखा जा रहा है कि वेस्ट के लिए ये एक थ्रेट है, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन इस वक्त ये समिट इसलिए करवा रहे हैं कि वो एक वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं और वो अपना वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं। वो एक ऐसा ग्रुप तश्कील दे रहे हैं जिसमें चाइना भी हो और इंडिया भी हो। आजकल मोदी साहब जितना भी कहीं भी ऊपर से गुजर के जा रहे हैं तो पाकिस्तान के ऊपर से गुजर कर जा रहे हैं, हर जगह पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करके। अब पाकिस्तान ना भी नहीं कर रहा, ना करेगा तो पूछेंगे भाई क्यों कर रहे हो, क्या हुआ, वगैरह वगैरह। सिर्फ ये ब्रिक्स ही नहीं है, एससीओ में भी इंडिया और रशिया एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। इंडिया और रशिया की दोस्ती आपको ऐसे नजर आएगी कि G20 के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरी ताकत लगा ली अमेरिका ने, रशिया का नाम नहीं आया, यूक्रेन का नाम नहीं आया, इंडिकेटिंग मैनर में ये कहा कि मोस्ट ऑफ इश्यूज मस्ट बी सॉल्व्ड पीसफुली, बस ओवर, नाम किसी का नहीं आया। यहां तक स्टेटमेंट G20 के अंदर जब पूछा गया कि आपने रशिया के बारे में कुछ नहीं कहा, तो और बाली में तो G20 वालों ने कहा था, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि बाली इज बाली, दिल्ली इज दिल्ली। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए ना, तो हमारे लिए रशिया और रशिया के लिए हम कितने गहरे दोस्त हैं। इतने एक्सट्रीम सिचुएशन में सोचकर देखिए कि इंडिया के लिए ये समिट अपनी दोस्ती निभाने का कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा कि रशिया से इंडिया, एक टाइम ऐसा था जब बांग्लादेश के अंदर आपकी और हमारी लड़ाई हो रही थी, तो अमेरिका आपके साथ आकर खड़ा हो गया था, उसने अपना पूरी की पूरी फ्लीट भेज दी, ब्रिटिश फ्लीट आ रही है। उस टाइम पर रशिया पूरी दुनिया से इंडिया के लिए लड़ चुका था, उसका बदला यूक्रेन वॉर में दिया हमने। जब पूरी दुनिया रशिया के अगेंस्ट खड़ी हुई है, हमने दोस्ती निभाई, हमने पूरी दुनिया का दबाव सहन करते हुए रशिया का साथ दिया। और आज दुनिया मानती है कि रशिया अगर जिंदा है तो इंडिया ने जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसकी वजह से जिंदा है। सोचकर देखिए, रशिया का ऑयल इंडिया परचेज करता, उसे इंडिया में नहीं खर्च करता, कंज्यूम करते हम लोग, वो सारे का सारा ऑयल यूरोप को भेज देते। यानी यूरोप ने जो रशिया से ऑयल ना खरीद के रशिया के ऊपर ऑयल एम्बार्गो लगाया था, प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, इंडिया ने वो बचाया। तो ये दोस्ती निभाई थी। तो हमारे लिए रशिया का विजिट इस मामले में इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब वहां किससे मिलेंगे? सऊदी अरेबिया होंगे, बहुत अच्छे दोस्त हैं, ईरान होगा, बहुत अच्छे दोस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चाइना के साथ मिलेंगे। मैडम, इस इंपॉर्टेंस को आप इससे अंदाजा लगाइए, हम कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, जब डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने एक बात, 3 वर्ड्स कहे थे। एक मैसेज पाकिस्तान के लिए था कि टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म आर द बिगेस्ट हर्डल्स फॉर ट्रेड एंड कनेक्टिविटी और पावर सप्लाई। जो चाइना को भी कहा था, अगर आप किसी की टेरिटोरियल बाउंड्रीज को रिगार्ड नहीं करते तो आप अच्छा उम्मीद नहीं कर सकते कि एससीओ के अंदर हम आपसे भरोसा करें। उस एक मैसेज ने काम किया, और उससे पहले भी एससीओ से लेकर अलग अलग जगहों पर हम लोग प्लेटफॉर्म पर कह चुके थे चाइना को कि देखो भैया, जब तक आप हमारी आर्मीज बॉर्डर पे एक दूसरे के सामने खड़ी है, हमारा बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता। और यही एक कारण था, यही रीजन था कि हमने दबाव बना के रखा था चाइना पे कि देख भाई, आर्मी अगर आमने सामने है तो बात नहीं।
चाइना कहता है बात कर लेते हैं, आर्मी हटाते रहेंगे। इंडिया कहता है नहीं, पहले आर्मी हटेगी फिर बात। जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की, उसने कहा कि पिछले 77 सालों में व्हेन वेस्ट वाज आर्मिंग, पाकिस्तान को वेपन दे रहा था, तो हमारे साथ सिर्फ आके रशियंस खड़े हुए थे और कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ था, रशियंस खड़े हुए थे, ठीक है ना जी। और वो आके ठीक है जी, उन्होंने वो हमें इंगेज किया और हमें वेपन्स उन्होंने दिए, उन्होंने हमें वेपन्स दिए हैं और किसी ने हमें वेपन्स नहीं दिए। सो इंडिया तो रशिया से पीछे नहीं हटने वाला, ये जो करना है वेस्ट नहीं करना है। बड़ी देखिए, इंडिया की आज इकोनॉमी अच्छी ना होती, इंडिया एक आज कंज्यूमर मार्केट ना होती, तो उन्होंने इंडिया को साढ़े पंजाबी चांदे ने चने चबा देने सा। इसका एक लफ्ज़ और पहले लगता है, वो मैं नहीं लगाऊंगा, अच्छा नहीं लगता इन अ डिसेंट कन्वर्सेशन, बट उन्होंने चने चबवा देने थे, ठीक है जी। क्यों? अब लेकिन इंडिया की इकोनॉमी इतनी बेहतर है, वो कह रहा है भाईजान मैं तो यार 2028-29 की गल है, मैं तो साथे ਤੁਹਾਡੇ बराबर आ जाना, हमने तो आपको पीछे छोड़ देना है, हमने तो आपको पीछे छोड़ देना है, आप बहुत पीछे रह जाएंगे हमसे। असल चीज़ ये है कि आज की इस पुतिन साहब की और मोदी साहब की जो मुलाकात है, उसमें पता चलेगा कि मोदी साहब जो है वो क्या प्रपोजल रखते हैं, ठीक है ना जी। अमेरिका को टेंशन इसी चीज की है कि ब्रिक्स वाले कर क्या रहे हैं। ब्रिक्स वाले ये कर रहे हैं कि जो भी इकोनॉमिक डोमिनेंस पाकिस्तान वो अमेरिका के पास है, उस इकोनॉमिक डोमिनेंस को तोड़ा जाए। दुनिया के अंदर मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड से लेकर जितने भी इंटरनेट ट्रांजैक्शन से लेकर जो भी इंटरनेट सर्विसेज हैं, उन सब पर कंट्रोल जो अमेरिका का है, अमेरिका हर छोटी से छोटी बात को कंट्रोल करता है, वो ना कर पाए। नतीजा ये हुआ कि ब्रिक्स ने अपनी करेंसी प्रिंट करने की कोशिश करी, हालांकि उसके ऊपर कोई एग्री नहीं कर पाया, लेकिन लोकल करेंसीज में से हम इस तरीके का सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें चाइना से कुछ सामान मंगवाना है तो हम चाइना को उतने अपने नोट दे दें और चाइना उसके बदले में हमारे को सामान दे दे, कुछ भी करे। यानी हम रूपी और युआन के अंदर एक्सचेंज कर सकते, यानी हम रूपल और रूबी के अंदर एक्सचेंज का ट्रेड कर सकते। एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिश की जा रही है जिसके अंदर से रशिया से कोई हमारे को रूबल भेजेगा और यहां से रुपी ट्रांसफर हो जाएगा। ये सिस्टम यानी डॉलर को हम मार्केट से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, या कम से कम डॉलर को हम उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते जितनी की इंपॉर्टेंस है वहां, या दुनिया के अंदर इस टाइम पर है। अमेरिका इसी चीज से डरा हुआ। सोचिए, किसी भी बंदे को या किसी भी कंट्री के ऊपर उसने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन लगा दी। डॉलर $600 बिलियन रशिया का कहां पड़ा हुआ है? अमेरिका और यूक्रेन के पास। अमेरिका और ब्रिटेन के पास। वो $600 बिलियन के बारे में रशिया कहता है वो पैसे मेरे दो, कि नहीं वो तो हमने रख लिए। क्यों रख लिए भाई? अच्छा, ऊपर से बेशर्मी क्या, वो पैसा किसको दे रहे हैं? यूक्रेन को दे रहे हैं। उस पैसे को यूक्रेन को देने की बात चली, वो तो शुक्र है G7 मीटिंग के अंदर मोदी जी बैठे हुए थे, उन्होंने समझाया कि आप जो गलत मैसेजिंग कर रहे हैं, इससे हर कंट्री के अंदर के दिमाग में ये बात जाएगी कि आपके पास जो पैसा जमा बैंक की फॉर्म में आप काम कर रहे हैं, और जो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है वो पैसा आपके पास नहीं है, क्योंकि कभी भी आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाकर उसका पैसा छीन लेंगे। इस चीज का दबाव पड़ा, और दबाव पड़ा तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, सोचकर देखिए कि $600 बिलियन का 4 साल जो ब्याज इकट्ठा हो गया है ना, ये ब्याज यूक्रेन को दे देंगे। बेशर्मी तो ये भी है भाई। अमेरिका हमला करे वो ठीक है, रशिया हमला कर दे वो गलत है। अमेरिका अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, लीबिया, सूडान, सोमालिया, सब कंट्रीज को, यूगोस्लाविया, सबको फूक दे, बम्बार्डमेंट, ओपन बम्बार्डमेंट कर दे, तो ठीक है। रशिया अपने पड़ोस को मेंटेन करने के लिए लड़ाई झगड़ा कर बैठे, वो गलत है। ये दोगलापन जो है, ये लोग परेशान हो चुके हैं, और कंट्रीज जो हैं, और यही एक रीजन है कि 3 बड़ी कंट्रीज उठकर खड़ी। अमेरिका इस चीज के टेंशन में है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अमेरिका की, कि ये तीनों के तीनों अपने किसी ना किसी मामले में मास्टर है। वेपनरी में अगर उठाकर देखा जाए तो रशिया के पास वेपन्स अभी भी अमेरिका के कंपैरिजन में अच्छे खासे, इसमें हम और आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो वेपन आप अमेरिका का बताएंगे वैसा ही कुछ वेपन, उसी क्वालिटी का वेपन, या हो सकता है उससे कुछ बेटर क्वालिटी का वेपन आपके पास रशिया में मिल जाएगा, रशिया के पास मिल जाएगा।
तो रशिया आज भी मिलिटरीली अमेरिका के मुकाबले में बढ़िया लेवल पर काम कर रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ चाइना को देखेंगे, टेक्नोलॉजी से लेकर इकोनॉमिक सुपर पावर बनने से लेकर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से लेकर चाइना ने यूरोप और अमेरिका के डोमिनेंस को तोड़ा है। 43 जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है उनमें से 38-39 टेक्नोलॉजीज पे अगर चाइना डोमिनेट करता है, चाइना नंबर 1 पे है, तो सोचिए दुनिया की उन टेक्नोलॉजीज को चाइना किस तरीके से कंट्रोल करता है। चाइना के पास दूसरा इकोनॉमिक सुपर पावर होने का सबसे बड़ी बात यह कि कहां तो अमेरिका के ऊपर $37 ट्रिलियन का लोन है और कहां चाइना के पास $3 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं। यानी अगर इसे आप देखेंगे तो चाइना के पास अमेरिका से $30 ट्रिलियन ज्यादा है, क्योंकि उसके पास तो सरप्लस है। अब उस चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तीसरी चीज मैन्युफैक्चरिंग, चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा चीजें, नंबर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर करता है और दुनिया में जितना भी ट्रेड सरप्लस है, यानी जितने भी कंट्रीज के साथ वो ट्रेड करता है, अप्रोक्सीमेट 170-180 कंट्रीज के साथ डायरेक्ट ट्रेड करता है। 180 कंट्रीज में से अप्रोक्सीमेट उठाकर देखेंगे तो आपको लगभग 90% कंट्रीज के साथ चाइना का ट्रेड सरप्लस चल रहा है।